सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे कर्नाटक के मुसलमान और उनकी खामोश रणनीति की और बात करेंगे कि कैसे उस रणनीति ने वहां के चुनाव परिणाम को प्रभावित किया। दरअसल मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की घोषणा, हिजाब, लव जिहाद, टीपू सुल्तान, हलाल फूड और केंद्र सरकार की तरफ से इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाए जाने जैसे मुद्दे कर्नाटक में पिछले 3 वर्षों में छाए रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को उठाकर कर्नाटक में अपनी खोती हुई जमीन को संभालने का प्रयास किया। इन्हीं विवादों के बीच कर्नाटक में यह पहला विधानसभा चुनाव था। चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे। राज्य की कुल 224 सीटों में से 135 सीटें जीतकर कांग्रेस ने न सिर्फ स्पष्ट बहुमत हासिल किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में भी कामयाबी पाई। भाजपा को इस बार महज 66 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। जेडीएस के हिस्से मात्र 19 और 4 सीटें अन्य के हिस्से आईं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस बड़ी जीत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा योगदान रहा। यही नहीं, लिंगायत समाज और मुस्लिम समाज ने एक मुश्त कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और कांग्रेस को मजबूती बख्शी। ये जो कर्नाटक के कुल मतदाताओं में अगर हम बात करें मुस्लिम मतदाताओं की, तो वह संख्या करीब 13% है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बहाल करने का वादा किया था, जिसे पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खत्म कर दिया था। एक बड़ा कारण यह भी था जिसकी वजह से मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग की। वैसे भी भाजपा को मुस्लिम समाज का वोट अमूमन नहीं मिलता है। जो भी मिलता है वह ना के बराबर। जहां मिलता है वहां ज्यादातर निजी संबंधों, स्थानीय जनप्रतिनिधि की छवि और मुसलमानों के प्रति उसका रवैया या फिर कैसा है, उसके द्वारा बिना किसी भेदभाव के जनहित में जो वो काम करते हैं उसका समावेश होता है। यही एक पैमाना होता है। पूरे चुनाव में देखा गया कि भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा पूरी ताकत के साथ मुस्लिम विरोधी अभियान शुरू किया गया और प्रमोद मुतालिक से लेकर पड़ोसी राज्य तेलंगाना से भाजपा विधायक और जहरीले बोल बोलने में माहिर विधायक राजा सिंह तक कर्नाटक में लगातार मुस्लिम विरोधी बयान देते रहे। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा ने तो सरेआम ऐलान कर दिया था कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। देश के गृह मंत्री खुलेआम मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे थे कि सत्ता में आए तो मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री तो पूरे देश के नागरिकों के अभिभावक होते हैं, लेकिन वह भी खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बजरंग बली की जय के साथ मतदान की मांग करने लगे, यानी मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। हालांकि कांग्रेस शिक्षित कर्नाटक की जनता को बजरंग दल और बजरंग बली का फर्क समझाने में काफी हद तक कांग्रेस सफल रही। इस बीच सारे जहरीले बहारों को सहते हुए कर्नाटक का मुसलमान चुप रहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सड़कों पर कोई जुलूस नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। वह शांत था, खामोशी से अपने व्यवसाय में लगा हुआ था, चुपचाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, उन्हें शिक्षित कर रहा था। क्योंकि कर्नाटक के मुसलमान बहुत हद तक धार्मिक हैं, आपस में एकजुट हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध और शैक्षणिक रूप से कहीं अधिक प्रगतिशील हैं। हाँ, हिजाब मुद्दे पर हिजाब समर्थक समूह जरूर थोड़ा मुखर रहा। कर्नाटक का मुसलमान समझ गया था कि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना, सड़क पर विरोध करना यानी भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाना है और अपना नुकसान करना है। मुसलमान चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता रहा, अपनी ताकत को इकट्ठा करता रहा और मौका मिलते ही उसने वह राजनीतिक मार की कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सारी ताकत भरभरा कर बिखर गई। कर्नाटक के मुसलमानों की राजनीतिक समझदारी ही कही जाएगी जो उसने कर्नाटक में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बिल्कुल नकार दिया। हालांकि उसने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपने 2 उम्मीदवार उतारे थे। ओवैसी ने अपनी पार्टी से एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारकर अपनी एक सेकुलर छवि भी दिखानी चाहिए, लेकिन नाकाम रहे। मुसलमानों का मसीहा बनने को आतुर ओवैसी की पार्टी को मात्र 0.02% वोट मिले, यानी 1% से भी कम। कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व पिछली विधानसभा में 7 से बढ़कर इस बार 9 हो गया है। ये सभी विधायक कांग्रेस के। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। हालांकि जेडीएस ने सबसे ज्यादा 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका। मुसलमानों ने कर्नाटक में समझदारी का मुजाहरा किया। पूरे देश के मुसलमान अगर ऐसे बन जाएं तो उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी खबर की समीक्षा करते या फिर आपको कोई खबर दिखाते हुए। तब तक के लिए मुझे और सिटीजन अलर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। और हाँ, आपको हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव देना हो
कोई टिप्पणी करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। अभी इस परिवार का हिस्सा बने। जय हिंद।